Today we are going to start a new chapter that is amalgamation of companies. आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में ये चैप्टर 12 से 15 नंबर की वेटेज रखता है और कई बार ये चैप्टर 18 से 20 नंबर तक भी आता है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी ये चैप्टर काफ़ी काम आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अमलगमेशन के इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज की इस वीडियो में मैं अमलगमेशन ऑफ कंपनीज के सभी बेसिक कंसेप्ट्स को 100% कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम अपने नोट्स की तरफ बढ़ते हैं, देन आफ्टर दैट मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये सब कैसे काम करता है। तो देखते हैं अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। Amalgamation refers to the process of merger of two or more companies into a single entity. अमलगमेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मिलकर एक सिंगल कंपनी बनाती हैं और वेयर वन कंपनी टेक ओवर द अदर बाई आउटराइट परचेज, या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, दूसरी कंपनी को परचेज करती हैं, एक्वायर करती हैं, एक्विजिशन करती हैं। तो यहाँ पर यदि अमलगमेशन के टाइप्स की बात करें तो दो तरह के टाइप्स होते हैं अमलगमेशन के, जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मर्जर और सेकंड है परचेज। या तो दो कंपनियां आपस में मिलकर एक नई कंपनी बनाती हैं और उस कंपनी में जो पिछली दो कंपनियां होती हैं उनका बिजनेस एक नए नाम से किया जाता है, या फिर कोई दो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं जिनमें से एक कंपनी के बिजनेस को दूसरी कंपनी एक्वायर करती हैं, परचेज करती हैं। तो टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। सबसे पहले हम देखते हैं अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर को। तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, amalgamation in the nature of merger is a situation where two or more existing companies goes into liquidation. अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर दो या दो से ज़्यादा एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेशन में जाती हैं एंड ए न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड टू टेक ओवर देयर बिजनेस, और एक नई कंपनी बनाई जाती हैं जो कि उनके बिजनेस को टेक ओवर करती हैं। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो इफ ए न्यू कंपनी ए बी लिमिटेड इज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेसेस ऑफ टू एग्जिस्टिंग कंपनीज एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। यदि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड टू एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं और एक नई कंपनी बनाई जाती है एक्स वाई लिमिटेड या फिर ए बी लिमिटेड, तो वो जो नई कंपनी बनाई जाती है वो इन दोनों के बिजनेस को टेक ओवर करती है और फर्दर कैरी फॉरवर्ड करती है। यानी कि कैरी फॉरवर्ड मीन्स कैरी ऑन करती है। एक नई कंपनी फॉर्म की जाती हैं टू टेक ओवर द बिजनेसेस ऑफ टू एग्जिस्टिंग कंपनीज एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। तो ये कौन सा केस है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ओल्ड कंपनी, जैसे कि अभी हमने इस एग्जांपल में देखा, एक ओल्ड कंपनी है एक्स लिमिटेड, सेकंड ओल्ड कंपनी है वाई लिमिटेड। एक नई कंपनी फॉर्मुलेट की जाती है, फॉर्म की जाती है एक्स वाई लिमिटेड या फिर ए बी लिमिटेड। ये नई कंपनी फॉर्म की जाती है जो कि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर करती हैं और कैरी ऑन करती हैं। तो व्हेन ए न्यू कंपनी इज बीइंग फॉर्मुलेटेड to carry on the business of two or more old companies and the old companies are being liquidated, then it is a case of amalgamation in the nature of merger। यदि हम रियल लाइफ में इसके एग्जाम्पल देखें
वोडाफोन। वोडाफोन एक टेलीकॉम कंपनी थी। इसी के साथ आइडिया। वोडाफोन और आइडिया की सिम आप में से भी बहुत सारे लोगों ने यूज़ की होगी या उनके घर में ये सिम यूज़ में आती रही होगी। 2018 में वोडाफोन और आइडिया दोनों कंपनियों का मर्जर हुआ और एक नई कंपनी बनाई गई, वी आई लिमिटेड। वी आई लिमिटेड जो कंपनी थी, उसने वोडाफोन और आइडिया दोनों कंपनियों के बिजनेस को टेक ओवर किया और फर्दर कैरी ऑन किया। यहाँ पर वोडाफोन बिजनेस और आइडिया बिजनेस दोनों लिक्विडेट किए गए, वाइंड अप किए गए और एक नई कंपनी के साथ इनके बिजनेसेस को कैरी ऑन किया गया। अगर यदि हम प्रैक्टिकली देखें तो अभी आप देख सकते हैं, 1 मिनट। यहाँ पर दिखाई दे रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और इसके शेयर का प्राइस है 14.40 INR, जो कि NSE स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर्ड है। NSE स्टॉक एक्सचेंज हमारे BSE NSE ये सभी आपको शेयर मार्केट की, जब हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे तो मैं आपको इनके बारे में भी जानकारी दूंगा कंप्लीट। तो NSE इस टाइम पर इसका जो शेयर है, आप देख रहे हैं वोडाफोन और आइडिया दोनों कंपनियों का जो शेयर है वो सेम VI के नाम से, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नाम से इसका शेयर इस टाइम पर स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड किया जा रहा है। पहले इन दोनों कंपनियों के जो शेयर्स थे वो अलग अलग नाम से आते थे। वोडाफोन का शेयर अलग था और आइडिया का शेयर अलग था, लेकिन मर्जर होने के बाद दोनों के शेयर एक हो गए। अभी यदि हम इसके विकिपीडिया में जाएंगे तो विकिपीडिया में जाकर आप इसके बारे में फर्दर डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे कि वोडाफोन आइडिया की यदि हम हिस्ट्री को देखना चाहें, यहाँ पर देखिए, इन मार्च 2017 it was announced that Idea Cellular and Vodafone Idea would merge। 2017 के अंदर ये अनाउंस किया गया कि वोडाफोन और आइडिया सेलुलर दोनों मर्ज हो जाएंगे, लेकिन ये एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज थी, तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की भी अप्रूवल की ज़रूरत थी। इसी के साथ साथ NCLT की भी अप्रूवल चाहिए। NCLT क्या होता है, जब आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपके सामने NCLT का जिक्र बार बार आएगा, वहां पर आपको इन डेप्थ इसकी नॉलेज मिल जाएगी। The merger got approval from the Department of Telecommunication in July 2018। जुलाई 2018 में इस कंपनी के मर्जर को टेलीकम्युनिकेशन से अप्रूवल मिला। On 30th August 2018, National Company Law Tribunals (NCLT) gave the final nod to the Vodafone Idea merger। 2018 में 30 अगस्त को NCLT ने भी वोडाफोन आइडिया मर्जर को अपना फाइनल अप्रूवल दे दिया। It was completed on 31st August 2018 and the new entity was named वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। जैसे कि मैंने अभी आपको शेयर दिखाया था, VI का शेयर इस टाइम पर लगभग 14 या 17 रुपए, 14 रुपए में NSE के ऊपर ट्रेड किया जा रहा है। पहले वोडाफोन का अलग शेयर था, आइडिया का अलग शेयर था। अब वोडाफोन कंपनी क्लोज कर दी गई है, लिक्विडेट कर दी गई है, वाइंड अप कर दी गई है। इसी के साथ साथ आइडिया कंपनी भी इस टाइम पर एग्जिस्टेंस में नहीं है। ये दोनों कंपनियां मिलकर एक कंपनी बन चुकी हैं, जो कि है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, और वोडाफोन VI लिमिटेड के नाम से ही शेयर मार्केट में इनका शेयर है, जो इस टाइम पर 14 रुपए में ट्रेड कर रहा है।
Under the terms of the deal, the Vodafone Group held 45.2% stake in the combined entity and the Aditya Birla Group held 26% and the remaining shares were to be held by the public. यदि हम इसके स्टेक की बात करें, वीआई लिमिटेड के अंदर 45.2% स्टेक है, वो इस टाइम पर वोडाफोन ग्रुप का है। 26% स्टेक आदित्य बिरला ग्रुप का है जो कि आइडिया सेलुलर के मालिक हैं, और जो रिमेनिंग जो पोर्शन बच गया वो जनरल पब्लिक के द्वारा परचेज किया गया है। हमने अभी एक एग्जांपल देखा वोडाफोन आइडिया। पहले दो कंपनियां थी, एक थी वोडाफोन, दूसरा था आइडिया। 2018 के अंदर दोनों कंपनियों का मर्जर हुआ और एक नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आई, दैट वाज वीआई लिमिटेड। अभी हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, दैट इज, आपने सुना होगा हीरो होंडा। एक कंपनी थी हीरो, दूसरी कंपनी थी होंडा। दोनों कंपनियां मर्ज होती हैं और एक नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, हीरो होंडा। जो स्प्लेंडर बाइक है वो हीरो होंडा के द्वारा बहुत टाइम तक मैन्युफैक्चर की गई। ये दोनों कंपनियां अलग थी, हीरो कंपनी अलग थी, होंडा कंपनी अलग थी। दोनों कंपनियां एक साथ आई और दोनों ने मर्जर किया और दोनों कंपनियां एक साथ मैन्युफैक्चरिंग करने लगी। इस टाइम पर हीरो और होंडा कंपनी का डीमर्ज हो चुका है, डीमर्जर हो चुका है। इस टाइम पर हीरो होंडा दो अलग अलग कंपनियां बन चुकी हैं, एक है हीरो और दूसरी है होंडा। इस टाइम पर यदि आप देखेंगे तो हीरो कंपनी और होंडा कंपनी दोनों की अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगे। यदि हम इस टाइम पर गूगल में जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड। ये हीरो होंडा जो कंपनी है, हीरो जो कंपनी है उसका शेयर है जो इस टाइम पर ट्रेड कर रहा है एनएससी के ऊपर 3,284 रुपये का। इसी के साथ यदि आप होंडा का देखेंगे, इस टाइम पर यदि आप होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड का आप यदि शेयर देखेंगे तो होंडा का जो शेयर है वो 1611 रुपये का। ये हालांकि रुपए नहीं है, ये कोई दूसरी करेंसी है। आई डोंट नो एक्चुअली कि ये करेंसी कौन सी है, आप ये अपने आप देख लीजिए। तो अभी मेरा जो प्राइमरी जो मोटिव था वो ये दिखाना था कि एक समय ऐसा था जब ये हीरो अलग थी, होंडा अलग थी, दोनों के शेयर भी अलग होते थे, दोनों कंपनियां भी अलग थी। लेकिन दोनों कंपनियां एक साथ आई, दोनों कंपनियों ने मर्ज किया और दोनों कंपनियों का शेयर हीरो होंडा नाम से मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता था। लेकिन फिर दोनों कंपनियों ने डीमर्ज किया, हीरो कंपनी फिर से अलग हुई, होंडा कंपनी फिर से अलग हुई और दोनों कंपनियों के शेयर प्राइस आज आप मार्केट के अंदर अलग अलग रेट पर देख सकते हैं। तो आखिरकार ये कंपनियां जो होती हैं ये मर्जर क्यों करती है, ये भी एक आपके दिमाग में कई बार आता होगा कि आखिरकार ये कंपनियां आपस में मर्जर क्यों करती हैं, यानी कि हीरो होंडा के साथ क्यों मिली, वोडाफोन आइडिया के साथ क्यों मिली। तो जैसे कि सबसे इजी एग्जांपल है कि वोडाफोन आइडिया के साथ क्यों मिली। तो 2016 में जैसे ही जियो आया, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर बहुत ही काफ़ी कंपनियां ऐसी थी जिनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन था। बहुत भारी कंपटीशन जियो की वजह से मार्केट के अंदर अराइव हो चुका था, जिसके कारण वोडाफोन और आइडिया को इस कंपटीशन के अंदर सरवाइव करने के लिए, मार्केट के अंदर बने रहने के लिए क्या करना पड़ा, आपस में मर्जर करना पड़ा। तो कई बार कंपनियां मार्केट के अंदर कंपटीशन के अंदर सरवाइव करते रहने के लिए भी मर्जर कर लेती हैं। कई बार कुछ अलग रीजंस भी होते हैं। तो यदि हम प्राइमरी रीजंस की बात करें, रीजंस ऑफ मर्जर, कि ये कंपनियां जो होती हैं ये मर्जर क्यों करती हैं। यदि हम इनकी बात करें कि कंपनियां मर्जर क्यों करती हैं, तो फर्स्ट रीजन आप लिख सकते हैं
to survive in today's cutthroat कंपटीशन, जो आज का कट थ्रोट कंपटीशन, जो कि बहुत भारी कंपटीशन है, उसके अंदर सरवाइव करने के लिए, मार्केट के अंदर बने रहने के लिए कंपनियां कई बार मर्जर करती हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वोडाफोन आइडिया मर्जर। वोडाफोन और आइडिया का मर्जर, क्योंकि जिस समय जियो आया इनके लिए मजबूरी हो गई थी कि ये दोनों, यदि इन्हें अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखना है तो इनके लिए मर्जर करना एक मजबूरी थी, एक कंपलसरी एक्शन था। इसी के साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीजन हो सकता है वो हो सकता है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यानी कि हैवी क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्शन करना, यानी कि लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्शन करना, और साथ में ही जो प्राइस है वो भी मेंटेन करके रखना। इसका यदि आप एग्जाम्पल देखें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है हीरो होंडा। हीरो होंडा ने एक बहुत ही बेहतरीन प्राइस के अंदर एक बहुत ही शानदार जो प्रोडक्शन किया, जिसकी वजह से इसकी जो डिमांड थी वो बहुत ही हाई रही। देखिएगा, हीरो होंडा के एक साथ आने से सबसे बड़ा फायदा हुआ कि मार्केट के अंदर कंपटीशन कम हो गया। सेकंड चीज, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, और जो इनका प्रोडक्शन हुआ वो बहुत ही इजी टू को, मतलब उनका जो कॉस्ट था वो बहुत ही नॉर्मल मिनिमाइज कर पाए वो लोग। इसी के साथ यदि आप थर्ड इम्पोर्टेंट रीजन देखना चाहें जिसकी वजह से ज़्यादातर मर्जर किए जाते हैं मार्केट के अंदर, तो वो होता है मोर कंट्रोल ओवर प्राइस। प्राइस के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हीरो होंडा यदि दो अलग अलग एंटिटी होती तो सबसे पहले कंपटीशन बढ़ता, और जब दो एंटिटी के बीच में कंपटीशन बढ़ता है तो मजबूरन दोनों कंपनियों को अपने प्राइस में कटौती करनी पड़ती है। हीरो को होंडा के कंपैरिजन में प्राइस कम करना पड़ता, और होंडा को हीरो के कंपैरिजन में प्राइस कम करना पड़ता। यदि दोनों के प्रोडक्ट लगभग सेम क्वालिटी के हैं तो एक दूसरे की मार्केट को कैप्चर करने का जो दूसरा इम्पोर्टेंट तरीका होता है वो होता है प्राइस। यदि प्राइस भी सेम है, मार्केट के अंदर प्रोडक्ट भी सेम है, तो आप दूसरी कंपनी को डिफीट नहीं कर सकते। यदि आपको दूसरी कंपनी से आगे जाना है, या तो आपके प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन यदि आपका प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के मुकाबले ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है कंज्यूमर बेस के लिए, या फिर ज़्यादा क्वालिटी उसकी ज़्यादा नहीं है, तो आपको प्राइस को डाउन करके ही आप मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। तो यदि दो कंपनी आपस में मर्ज हो जाती हैं तो कंपटीशन ख़त्म हो जाता है, जिससे उनकी एक तरह से मोनोपोली क्रिएट हो सकती है यदि दो बिग जॉइंट्स आपस में मिल जाते हैं तो, और वो अपनी मर्जी से मार्केट के अंदर प्राइस को सेट कर सकते हैं। इसी के साथ जो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न हो सकता है वो हो सकता है एक्सपेंशन। मर्जर का जो एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन होता है वो होता है एक्सपेंशन, यानी कि कंपनी को मर्जर करने के बाद एक्सपेंड होने का बहुत ही अच्छा समय मिल जाता है, कंपनी बहुत ही आराम से खुद को एक्सपेंड कर सकती है। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट रीजन्स थे जिनके कारण कंपनियां मर्ज होती हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। हालांकि कंपनियां मर्ज होती हैं, लेकिन इनका जो ओनरशिप होती है वो सेपरेट होती हैं।
उनके ओनर्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। यदि कल को जाकर इन्हें लगता है कि हमें एक साथ काम नहीं करना, तो ये आगे जाकर अलग अलग होकर भी काम कर सकते हैं, जैसे कि हीरो और होंडा के केस में हुआ। पहले हीरो और होंडा दोनों एक साथ मिले, मर्ज किया। दोनों ने सालों तक हीरो होंडा कंपनी के नाम से एक साथ मिलकर काम किया, लेकिन आगे चलकर इन्हें लगा कि नहीं, इन्हें आगे चलकर अलग अलग नाम से अपना बिजनेस करना है। तो हीरो और होंडा दोबारा से डीमर्ज होते हैं और अलग अलग कॉरपोरेट नेम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये था मर्जर। मर्जर के अंदर क्या होता है, व्हेन टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, गो इनटू लिक्विडेशन एंड ए न्यू कंपनी इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड टू टेक ओवर देयर बिजनेस, it is a situation of amalgamation in the nature of merger. Amalgamation in the nature of merger is a situation when two or more existing companies go into liquidation and a new company is formed to take over their business. If AB Limited is formed to take over the businesses of existing companies X Limited and Y Limited. तो ये है amalgamation in the nature of merger। इसी के बाद सेकंड जो हमारा पॉइंट है, दैट इज amalgamation in the nature of purchase. Amalgamation in the nature of purchase is a situation when an existing company purchase an existing company or take over their business. अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज जो होता है, वहाँ पर एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को परचेज करती है या फिर टेक ओवर करती है। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज एक्विजिशन। इसको पॉपुलरली एक्विजिशन बोला जाता है। एग्जाम्पल, इफ ए न्यू कंपनी ए लिमिटेड परचेज और टेक ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी बी लिमिटेड, यहाँ पर आएगा एग्जिस्टिंग। इफ an existing company A Limited takes over the business of another existing company B Limited, it is a situation of amalgamation in the nature of purchase. देखिए, तो अमलगमेशन में हमने देखा कि अमलगमेशन दो तरह से होता है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो एक बार इन दोनों को डीपली हम देख लेते हैं कि ये दोनों कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, फर्स्ट है इन द नेचर ऑफ मर्जर, सेकंड है इन द नेचर ऑफ परचेज। दो तरह के होते हैं, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। इसी को हम बोल सकते हैं एक्विजिशन, यानी कि एक बिजनेस को एक्वायर किया गया, परचेज किया गया। अभी अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में हमने देखा कि दो कंपनियां होती हैं। उदाहरण के लिए एक होती हैं एक्स लिमिटेड, एक होती हैं वाई लिमिटेड। दोनों कंपनियां एक दूसरे के साथ आती हैं, मर्ज होती हैं, एक नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है एक्स वाई लिमिटेड। ये न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करती हैं, ओल्ड कंपनीज वाइंड अप लिक्विडेट होती हैं और ये बिजनेस स्टार्ट होता है एक नई कंपनी के नाम से। एक्स वाई लिमिटेड जो है, इसके अंदर एक्स लिमिटेड के ओनर्स की भी ओनरशिप होती है और वाई लिमिटेड के ओनर्स की भी ओनरशिप होती है। यानी कि कल को यदि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के ओनर्स अलग होना चाहें, तो वाई एक्स वाई लिमिटेड से अपनी अपनी ओनरशिप लेकर अलग हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि दो एग्जिस्टिंग कंपनी थी, हीरो और होंडा। दोनों कंपनियों के ओनर एक नई कंपनी के एग्जिस्टेंस में लाते हैं जो थी हीरो होंडा।
हीरो और होंडा दोनों के बिजनेस को टेक ओवर करती हैं और हीरो होंडा के नाम से बिजनेस को आगे बढ़ाया जाता है। मर्ज दोनों कंपनियों को मर्ज किया जाता है, हीरो होंडा के नाम से बिजनेस को चलाया जाता है। लेकिन आगे चलकर हीरो और होंडा के ओनर्स को लगता है कि दोनों को अलग होना चाहिए और अपनी अपनी ओनरशिप लेके हीरो और होंडा के जो ओनर्स थे वो अलग हो जाते हैं और फिर से दो नई कंपनीज एग्जिस्टेंस में आती हैं। हीरो होंडा को लिक्विडेट किया जाता है, एक कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है हीरो लिमिटेड और दूसरी कंपनी आती है होंडा। तो फिर से दो कंपनियां आती हैं, हीरो और होंडा। हीरो के ओनर्स अपनी ओनरशिप को लेकर बाहर निकलते हैं और होंडा के ओनर्स अपनी ओनरशिप को लेकर बाहर निकलते हैं और अपना बिजनेस सेपरेटली करते हैं। इसी तरह से मैंने आपको बताया, एक कंपनी थी वोडाफोन, एक कंपनी थी आइडिया। दोनों कंपनियां अलग अलग थी। जियो के आने से मार्केट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ा, दोनों के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया, इसीलिए दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर आती हैं और एक नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, वी आई लिमिटेड। अभी मैंने आपको दिखाया कि इस टाइम पर इन दोनों कंपनियों का जो शेयर है वो एक है। अगर यदि फ्यूचर में जाकर दोबारा से वोडाफोन और आइडिया के जो ओनर्स हैं उनको लगता है कि हमें अलग से बिजनेस करना चाहिए, अपनी कंपनियों को अलग अलग से रन करना चाहिए, तो ये आगे जाकर फिर दोबारा से डीमर्ज होके दोबारा से वोडाफोन और आइडिया अपनी अपनी कंपनियों को अलग अलग रन कर सकते हैं। क्योंकि जब अभी कुछ समय पहले मैंने आपको दिखाया था वी आई लिमिटेड में वोडाफोन की नियर अबाउट 45% होल्डिंग है और आइडिया की लगभग 24 या 26% होल्डिंग है। तो यदि कल को ये डीमर्ज होंगे तो ये अपनी अपनी होल्डिंग लेकर दोबारा से डीमर्ज हो सकते हैं। लेकिन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ एक्विजिशन जो है ये कम्प्लीटली डिफरेंट केस है। यहाँ पर दो कंपनियां एक साथ मिलकर काम करती हैं, लेकिन एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती हैं, परचेज करती हैं। देखिएगा, अमलगमेशन के अंदर क्या होता है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कंपनियां मिलकर एक साथ मिलकर काम करती हैं। जैसे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में क्या हुआ, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों मिलती हैं और मिलकर एक साथ काम करती हैं, एक्स वाई लिमिटेड बनकर। लेकिन यहाँ पर किसी भी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को परचेज नहीं किया। लेकिन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और एक्विजिशन में क्या होता है, दो कंपनियां होती हैं, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। यहाँ पर दोनों कंपनियां एक साथ मिलती हैं और बिजनेस करती हैं, लेकिन एक्स लिमिटेड भी एग्जिस्टेंस में रहती हैं और वाई लिमिटेड भी एग्जिस्टेंस में रहती हैं। बट जो ओनरशिप होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स लिमिटेड के पास होती है। यानी कि वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी के तौर पर काम करती है। एक्स लिमिटेड के जो ओनर्स होते हैं वो वाई लिमिटेड को परचेज कर लेते हैं। तो अमलगमेशन का यदि साधारण सा मतलब देखा जाए तो क्या होता है। Amalgamation refers to a process यदि हम यहाँ पर देखते हैं, अमलगमेशन रेफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज। अमलगमेशन एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपनीज एक सिंगल एंटिटी में मर्ज होती हैं या फिर वन कंपनी टेक ओवर बाय द अदर कंपनी। या तो दो कंपनियां आपस में मिलकर मर्ज होती हैं और दोनों मिलकर एक सिंगल एंटिटी शुरू करती हैं और उसमें अपना बिजनेस आगे करती हैं, या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती हैं और दोनों कंपनियां आगे मिलकर काम करती हैं। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपनियां मिलकर काम करती हैं तो उसे अमलगमेशन कहते हैं।
लेकिन ये दो या दो से ज़्यादा कंपनियां दो तरीके से मिल सकती हैं, या तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं जबकि ओनरशिप दोनों के पास होती है, या फिर सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर काम करती हैं लेकिन ओनरशिप सिर्फ एक के पास होती है, दूसरी कंपनी को परचेज कर लिया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि दो कंपनियां मिलकर एक साथ काम करती हैं, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, और एक नई कंपनी बनाती हैं एक्स वाई लिमिटेड। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों के पास ओनरशिप होती है एक्स वाई लिमिटेड के अंदर। जैसे कि हीरो और होंडा दोनों मिलकर हीरो होंडा के नाम से अपना बिजनेस करती हैं, लेकिन ओनरशिप हीरो के पास भी होती है और होंडा के पास भी होती है। कल को जाकर ये दोनों का अगर यदि दोबारा से डीमर्ज होने का मन किया तो दोनों अपनी अपनी ओनरशिप लेके निकल जाते हैं। ऐसा ही वोडाफोन और आइडिया ने दोनों ने मर्ज होकर अपना बिजनेस करने की जो शुरुआत की है वी आई लिमिटेड के नाम से। अगर यदि कल के दिन वोडाफोन और आइडिया के ओनर्स को लगता है कि इन दोनों को फिर दोबारा से अलग अलग बिजनेस करना चाहिए तो ये दोनों के दोनों वी आई से अपनी अपनी होल्डिंग निकालकर अलग अलग बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज एक्विजिशन में क्या होता है, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को परचेज कर लेता है। यानी कि जो ओनरशिप होती है वो इस कंप्लीट बिजनेस की ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ एक्स लिमिटेड के पास आ जाती है, यानी कि वाई लिमिटेड का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने आपको अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के अंदर बताया कि मार्केट के अंदर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर आप कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं, वैसे ही आप अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज को भी मार्केट के अंदर देख सकते हैं। मैं आपको उसके भी कुछ एक एग्जांपल दूंगा। तो चलिए एक बार उसका एक एग्जांपल, जो सबसे पहला एग्जांपल है वो हम शुरू करते हैं, जो कि है फेसबुक और व्हाट्सएप। फेसबुक और व्हाट्सएप दो सोशल मीडिया कंपनीज थी। फेसबुक एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पर फेसबुक बहुत ज़्यादा मार्केट को कैप्चर किए हुए था, लेकिन उसके बाद व्हाट्सएप मार्केट में आता है और व्हाट्सएप की जो फैन फॉलोइंग थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ी कि फेसबुक को लगा कि शायद एक दिन व्हाट्सएप फेसबुक को भी पीछे छोड़ देगा। इसी के चलते फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया यानी कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेज किया। आज के दिन दोनों कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं। फेसबुक भी कंपनी आज के दिन एग्जिस्ट करती हैं और व्हाट्सएप भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी जो ओनरशिप है वो कम्प्लीटली फेसबुक के पास है। यहाँ पर भी दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करके एक्वायर करके बिजनेस करती है। यानी कि कंप्लीटली एक कंपनी के ओनर्स कंप्लीटली इस सिनेरियो से बाहर हो जाते हैं। इसी के साथ साथ यदि हम दूसरा एग्जांपल देखें तो टाटा कंपनी और कोरस। टाटा ने कोरस को एक्वायर किया। आज के दिन टाटा और कोरस दोनों कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इस टाइम पर जो ओनरशिप है, कोरस जो है वो टाटा की सब्सिडरी के तौर पर बिजनेस करता है, यानी कि जो ओनरशिप है वो कम्प्लीटली टाटा के पास है। इसी के साथ साथ जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा टेस्ला ने ट्विटर को एक्वायर किया। इस टाइम पर दोनों कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो इसका ओनरशिप है वो टेस्ला के पास है। ट्विटर एज ए सब्सिडरी इस टाइम पर एग्जिस्टेंस में है। ट्विटर टेस्ला की सब्सिडरी कंपनी के तौर पर इस टाइम पर मार्केट के अंदर है। तो इस टाइम पर मार्केट में आप टेस्ला को भी देख सकते हैं और ट्विटर को एक्स नाम से मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं। शायद एक्स नाम है, एक्चुअली में मुझे नहीं पता।
यानी कि यहाँ पर जो ओनरशिप थी ट्विटर की भी और टेस्ला की भी, टेस्ला के पास चली गई। अब टेस्ला चाहे तो इसका नाम ट्विटर रखे, टेस्ला चाहे तो इसका नाम एक्स रखे, वाई रखे, जेड रखे, ए रखे, बी रखे, जो इसका मन करेगा। इसी के साथ आप काफ़ी सारे और भी एग्जाम्पल मार्केट के अंदर देख सकते हैं, जैसे कि वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नेटवर्क 18, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नेटवर्क 18 को एक्वायर किया। नेटवर्क 18 क्या है? नेटवर्क 18 जिसके अंदर मनी कंट्रोल डॉट कॉम वगैरह वेबसाइट्स आती हैं, CNBC वगैरह न्यूज़ चैनल्स आते हैं, ये सब नेटवर्क 18 के अंदर आते हैं। तो रिलायंस ने नेटवर्क 18 को एक्वायर किया। आज नेटवर्क 18 रिलायंस की सब्सिडरी के तौर पर काम करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या फ़र्क आपको क्या दिखा? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्क है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और एक्विजिशन में सिर्फ एक फ़र्क है। दोनों जगह पर दो कंपनियां मिलती हैं और दो या दो से ज़्यादा कंपनियां मिलकर एक साथ काम करती हैं। लेकिन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के अंदर दो कंपनियां एक साथ मिलती हैं और न्यू कंपनी फॉर्मुलेट की जाती हैं और नई कंपनी के अंदर जो ओनरशिप होती हैं वो दोनों कंपनियों की होती हैं। While in the case of amalgamation in the nature of purchase, no new company is being formed, कोई भी नई कंपनी नहीं बनाई जाती हैं। जैसे कि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड होती हैं, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को परचेज करती हैं, एक्वायर करती हैं, और एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के अंदर जो ओनरशिप है वो एक्वायर कर लेता है। यानी कि वाई लिमिटेड की ओनरशिप होती है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाती है। तो ये अमलगमेशन था। अमलगमेशन दो प्रकार का होता है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये अमलगमेशन था। इसके बाद हमारे पास एक और केस आता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? यहाँ पर एक कंपनी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे कि मार्केट के अंदर दो कंपनीज हैं, एक्स लिमिटेड, सेकंड कंपनी है वाई लिमिटेड। रिजल्टेंट कंपनी है एक्स लिमिटेड। देखिएगा यहाँ पर परचेज नहीं किया, यानी कि दो एंटिटीज हैं, दोनों सेपरेटली काम नहीं करती हैं। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में क्या होता है? जैसे कि टेस्ला ने ट्विटर को परचेज किया, टेस्ला भी चल रहा है, ट्विटर भी चल रहा है, दोनों कंपनीज एक साथ चल रही है, दोनों कंपनीज का बिजनेस एक साथ चल रहा है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? व्हेन वन एग्जिस्टिंग कंपनी एब्जॉर्ब्स द सेकंड एग्जिस्टिंग कंपनी, इट इज ए सिचुएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता कहाँ पर है? जैसे कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है और सेकंड कंपनी है वाई लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को अपने अंदर टेक ओवर कर लिया। सिंपल शब्दों में, व्हेन वन एग्जिस्टिंग कंपनीज गोज इनटू लिक्विडेशन, जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी है
वो लिक्विडेशन में चली जाती है, वाइंड अप हो जाती है, एंड द सेकंड कंपनी टेक ओवर इट्स बिजनेस, और जो ये दूसरी कंपनी है ये इसके बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है। ये सिचुएशन है एब्जॉर्प्शन की।